नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को जिनके पास ग्रुप में ढेर सारी कंपनी है और बड़ी बड़ी ग्रुप से बिलोंग करती है और ये कहती है कि 778 बिलियन मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करती है जो 1900 ईस्वी में इनका कारोबार स्टार्ट हुआ था। और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम से ऐसा लगा कि अच्छा सा हो सकती है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया जैसे नाम ऑफ इंडिया आया, हमें लगा कि अच्छा इसमें कुछ बड़ी इंटरेस्ट होगा इसको लेकर के, कुछ सरकार को लेकर के। एक्चुअली ऐसा मुरुगप्पा ग्रुप जो 1900 ईस्वी से कामकाज करती नजर आई है मार्केट में। और इनके पास यदि ग्रुप कंपनी की बात करें तो ढेर सारे ग्रुप कंपनी अलग अलग बिजनेसेस हैं, चाहे एग्रीकल्चर बिजनेस से लेकर के इंजीनियरिंग बिजनेस हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कामकाज हो या फिर अदर्स के अंदर कामकाज करती है। ग्रुप के अंदर ढेर सारी कंपनी की लिस्ट है, चाहे वो चोला एमएस की बात करें, आईपीएल स्टेक की बात करें, वेंटेज की बात करें या फिर टाइम डीकल की बात करें। इसके अलावा बात करें तो इसके पास ग्रुप कंपनी के अलावा इनकी ग्रुप कंपनी की लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनी का नाम, बड़ी-बड़ी कंपनी का नाम निकल के सामने आता है। इसके अलावा इनकी जो कि फिलॉसफी रही है, उन पे बड़ी लंबी-चौड़ी उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन मेंशन किया हुआ है, हम इस पे डिटेल में नहीं जाएँगे। कहती है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कोल्ड ड्रॉन जो कि ड्रॉन वेल्डेड स्टील ट्यूब इन इंडिया की बात कहती है। फिर कहती है कि मार्केट लीडर ऑफ द ट्रांसमिशन चेन इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द साइकिल्स ट्रांसमिशन चेन इन इंडिया। बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कहती है कि सीजीआर के बेसिस पे लगातार बेटर करती नजर आई, जो कि 61% तक की ग्रो की बात दर्ज करती है और अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी सब चीज़ों को लेकर अपनी परफॉर्मेंस ट्रेंड दर्शाती है और बाकी सब चीज़ों को लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे हम वो नज़र में रखते हुए इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी कहती है वही क्या कंपनी का आंकड़ा, कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जाने तो कह सकते हैं कि इसमें करीब करीब 90,000 निवेशकों का पैसा लगा हुआ है। जहां तक प्रमोटर का होल्डिंग है 44% कहती है, एफआई की होल्डिंग होल्डिंग करीब 28% से ज्यादा की है, डीआई के पास भी करीब नियरली 15% के आसपास होल्डिंग है और आम पब्लिक के पास बचती है केवल 11% की होल्डिंग, जिसे 11% की होल्डिंग में करीब 80 से 85,000 से ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट, एक आम निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। जहां तक कंपनी में कुछ बिग बुल को भी देखेंगे तो ऐसा बिग बुल निकल के नहीं आती। फिलहाल इसमें कलसी जवानी की बात में तो आजिम प्रेमजी ट्रस्ट का होल्डिंग हुआ करता था और आजकल ये मुरुगप्पा ग्रुप्स की कंपनी रही है। तो चलिए हमको जानने की कोशिश करते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर के। इस कंपनी के बारे में कहती है जो कंपनी क्या क्या करती है। अब इस कंपनी की मॉडल पे आते हैं और कंपनी की मॉडल कहती है जो इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल सच एज द ऑटोमोटिव, railways, construction, mining, agriculture, etc. Company the three main vertical engineering, metals formed and the production over the वाइस के लिए इन चीजों को लेकर के दर्ज कर नजर आई। अब आते हैं चार्ट लेवल को लेकर। चार्ट लेवल में इनकी स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पिछले चाहे एक महीने की डेटाबेस को देखें तो एक महीने में करीब इसमें अब कह सकते हैं कि बिकवाली का प्रेशर रहा है, धीरे धीरे खरीदने का सिलसिला दोबारा चलता जा रहा है। और ऐसे ही सिलसिला की बात करूं तो पिछले 6 महीने की डेटाबेस कहती है कि इसमें लंबी गिरावट आई थी, एक बड़ी शॉर्टकट मारी गई थी। और पिछले 1 साल की डेटाबेस में करें तो एक लंबी अवधि में इन्होंने बॉटम के आसपास खड़ी हो गई। और इस तरह के स्टॉक को क्या कहते हैं पता है? एक अच्छे स्टॉक जो लगातार चलती चलती एक ही बार में दराम होकर उसी रेंज में आकर के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। और क्या यहां से दोबारा एक नई रेजिस्टेंस के लिए तैयार हो सकती है? ऐसा सवाल बनती है क्योंकि 90,000 से ज्यादा निवेशकों का हुआ है। काफी सारे पैसे यहाँ पे, काफी सारे पैसे बने और काफी सारे पैसे बिगड़े, क्योंकि इसको लेकर के हमेशा हाईलाइट करते हैं दोस्तों, जो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में लिमिटेड ही होती है। जहां पे 19 करोड़ 40 लाख मार्केट में शेयर हैं और करंट मार्केट प्राइस 3680 के आसपास की आंकड़ा के बेसिस पे ये 71,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट दर्ज कर। जबकि हायर टू लोअर की रेंज की बात करें तो लोअर के आसपास आके अटकी थी, जो कि 3300 के आसपास की सपोर्ट की बात कहती है। फिलहाल ये 10% ऊपर सटा।
अर्थात ऊपरी सतह से काफी ज्यादा गिरावट, और जो प्राइस थी उससे केवल 10% की ऊंचाई कामकाज करती है। यदि इनकी आप बुक वैल्यू देखें तो 276 का, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 1217 का, और फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू कितना बनती है, 13 गुने से ज्यादा। इंडस्ट्रियल के कंपैरिजन टू इस स्टॉक में जो अर्निंग पर शेयर क्वालिटी की बात करते हैं, 60 रुपए पर शेयर कमाने की कैपेसिटी से लेकर के जो जो इंटरेस्ट है वो 87x गुनने की भीड़ है। क्राउड ये क्या दर्ज करता है, एक क्राउड को दर्ज करता है, जिसकी वजह से मार्केट में करंट सिचुएशन की प्राइस। जहां तक आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 26% दर्ज करती है, और 19 करोड़ से ज्यादा की जो कि नंबर ऑफ शेयर है, उसमें प्रमोटर के हाथ में 45% की होल्डिंग बची। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड 10% पे आउट करती है, कहां से, अपनी फेस वैल्यू के बेसिस पे। तो ये सब बातें तो हम लोग जानते हैं, तो आखिर हम न्यू क्या जानने वाले हैं, न्यू जानने की कोशिश करेंगे, पता है कहां से, यहां से। और वो ये दर्ज करती है जो बिजनेस है कंपनी का, उसमें रिस्क कितना है, इसका रिस्क बेसिस पे आउटपुट क्या निकल के आती है, और आउटपुट के बेसिस पे जो मार्केट में डिमांड या रिटर्न क्रिएट करती है वो कितने दर्ज करती है। इसीलिए कुछ पहलुओं को जरा पहले जानने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि डेट टू इक्विटी, जो क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि ये अर्निंग पर शेयर को ऊपर से दबाने का काम करता है। और दूसरा पार्ट हमने लिया करंट रेशियो, जो 1.85 कहती है, जो नीचे से हिट करती है ऊपर बढ़ने के लेकर। इसी के लेन देन के बीच में यदि देखा जाए तो ये दर्ज करती है कि क्या यहाँ पे ऐसी पोजीशन बनी थी, तो उसमें कहती है उधार सेल्स को बुक करके क्या आपने मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट किया था या नहीं। चलिए इनकी फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करें, तो समझ में आ रही कि इनका फाइनेंशियल पोजीशन तो लगातार बेटर ही करती जा रही थी। तो फिर इसमें ऐसे चिंता की बात छाई कैसे। वो कहते हैं कि यहाँ पे तो लगातार बेटर है, कुछ पोजीशन को लेकर के आप डाउन साइड दर्ज कर। एनुअली डेटा कहती है कि यहाँ पे कंपनी लगातार बेटर टू बेटर, इनका रिस्क जो रिवार्ड है मार्केट की सेल्स को लेकर के वो बढ़ती नजर आ रही, ये दर्ज करती है। इसके अलावा यदि हम नंबर की तरफ समझें तो नंबर कहती है जो कंपनी का खुद की कारोबार भी करीब 2000 करोड़ से ज्यादा करती है, और ओवरऑल कारोबार भी करीब करीब कितने करती है, 5000 करोड़ से ज्यादा की बात। उस 5000 करोड़ की टर्नओवर में कंपनी कितनी प्रॉफिट बुक करती है, 200-300 करोड़ के आसपास। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत आ रही है यहां से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 13% तक हुआ करता था, वो घटती घटती 10% पे आ गया। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास काफी बेटर होता है। कई बार हमने देखा कि 800 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट बुकिंग करती है, कई बार इनमें देखा गया कि 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा आता है, जो कि इनकी इंटरेस्ट बर्डन को बिल्कुल खत्म कर देती है। वो इनके लिए गुड न्यूज की बात कहती है। एनुअली डेटाबेस कहती है जो यहाँ पे टर्नओवर कंपनी का लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में 18,000 करोड़ से बेटर है, और पुराने जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड हैं उनके बेसिस पे आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक में क्या दर्ज करती है, एक नई पोजीशंस दर्ज करती हुई नजर आई है, जिस अकॉर्डिंग हम यहां से देख रहे हैं। जबकि यहाँ पे दर्ज क्या करती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कई बार अप डाउन का संकेत मिला है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन का दर्ज ये दिखा, जो कि 1700 करोड़ से ज्यादा की। लेकिन जब हम लोग नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करेंगे तो कुछ दूसरा एस्पेक्ट लेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन के लिए कुछ अलग फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसीलिए हमने दो अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर समझने की कोशिश किया, जो कंपनी ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स में डील करती है। बीएससी के 100 लिस्टेड कंपनी के लिस्ट में इनका भी नाम आता है, और ये दर्ज करते हैं स्टैंड ऑन डेटाबेस पे कंपनी का जो ये डेटाबेस कहता है, वही डेटाबेस क्या क्यू और क्यू बेसिस पे कैसी रही है। वो कहती है आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर किया, और ये सब बेटर किया, लेकिन स्टैंड ऑन डेटा तो बेटर था। लेकिन कंसोलिडेटेड डेटा में क्या दर्ज करती है, इनके अपोजिट दर्ज करती है।
क्योंकि वहां पे गिरावट का संकेत देखने को मिला, क्योंकि यहीं से देखा जाए तो वो कहती है जो 12% था वो गिर के कितने पे आ जाती है, 10% पे आ जाती है ऑपरेटिंग। और ओवरऑल इस बिजनेस को समझने के लिए हमने एक न्यू फॉर्मूला क्रिएट किया, नेट इनकम मार्जिन, जिसमें हमने सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड करके प्रॉफिट से पार्ट से कंपेयर किया। तो समझ में आया कि इनके पास जो नेट सेविंग पैसे बचे वो 9% ही बचे। इस 9% को लेकर के कितने की उधार मार्केट में है उसको लेकर अवलोकन करेंगे। साथ में सेल्स के बेसिस पे जो उधार रहा वो क्या अवलोकन कहते हैं, इसको कहते हैं बेसिकली रिस्क। और रिस्क को लेकर के हमें जानना पड़ेगा इनकी नंबर ऑफ डे, तो आखिर उस रिस्क में कितने नंबर ऑफ डे इन बिल्ट किया गया है, कंडीशंस पे हैं। तो वो कहते हैं 2 महीने की है, कोई बड़ी बात नहीं। और अच्छी बात है, ये बार मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी पैसे तो खुद लेते हैं 60 दिन में और दूसरे को पैसे देते हैं 90 दिन में। तो 30 दिन की मार्जिन उन्होंने खुद ही रख लिया पैसे को यूटिलाइज करने को लेकर के। अब आते हैं बैलेंस शीट की पोजीशन, और यहाँ पे देखा गया ट्रेंडिंग कहता है कि इन्होंने कर्ज को लेकर के, जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं केवल और केवल डेट टू इक्विटी रेशियो, तो हमारे साथ कई साल सवाल आते हैं कि अच्छा डेट टू इक्विटी कैसा रहा है। दोस्तों मैं ये नंबर की बात इसलिए नहीं कहता क्योंकि नंबर के पीछे कुछ छुपी हुई राज को समझना जरूरी है कि आखिर कितने सेटअप कर रही है, प्रोडक्टिविटी से कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। उनको लेकर देखा जाए तो कंपनी ने अपनी कर्ज को चुकाई है, और कर्ज चुकाते चुकाते क्या किया, बाकी सारी चीज भी इनके पास खड़ी पड़ी नजर आती है। इनको लेकर भी हमने एक परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया कि आपने जो बिजनेस किया वो 9% कमाने को लेकर के जो आपकी प्रॉफिट के बेसिस पे आपने जो उधार करके रखा है मार्केट में वो 183% है, अर्थात आपके हाथ में ये नहीं मिला। और जो सेल्स का आंकड़ा था उसमें 17% की बात, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत फंसती है इस पोजीशन में क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी कम दर्ज करती है। इसी चीज को लेकर के कई बार हम ये बैलेंस शीट की फिगर भी देखते हैं तो समझ में आता है कि वाई वाई बेसिस पे कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल करता है। तो इसको कहते हैं कि डिमेरिट। क्यों कहते हैं, आपने 20% की लायबिलिटी क्रिएट किया और 28% की आपने एसेट्स क्रिएट, आपने 8% क्या किया, बेटर किया। लेकिन जब हम इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को देखेंगे तो ये कहती है कि आपने जब परफॉर्मेंस करती जा रहे थे जो एक बेटर सेल्स को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, तो इसमें गिरावट आई, संकेत मिला। तो इसने गिरावट के बेसिस पे मार्केट की शायद क्या हुआ, डिप की चली। इसीलिए कई बार कुछ अच्छी चीजें भी सस्ते रेट में मिलती नजर आती है। ये मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे देखा जाए तो ये कहती है जो कंपनी का अच्छी बात भी निकल के आती है, कुछ अच्छी बातें नहीं भी निकल के आती है। तो इसमें निकल के ये आती है जो कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट लगातार देती है, चाहे डिविडेंड इंटरम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड की पार्ट हो, इन सब चीजों को लेकर के लगातार एक्टिव रही है जो मैनेजमेंट एक परफॉर्मेंस लेवल करती है। इनकी प्रोडक्शन और लोकेशन को लेकर देखें तो अलग अलग उन्होंने लोकेशन के नाम उन्होंने बताया, जहाँ पे इनके तमिलनाडु से लेकर के फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, महाराष्ट्र में इनके पास अलग अलग यूनिट्स की बात कहती हैं। फिर उन्होंने प्रोडक्ट को लेकर कहती हैं ऑटो किट्स के कामकाज, ऑटो चेन की बात, डोर फ्रेम की बात, फाइनो बैंकिंग, फिन बैंकिंग का काम, इसके अलावा रेलवेज कोच कोच भी बनाने का कामकाज करती है। इसमें रोबोटिक, ऑटोमेटिक एंड द हाई प्रीसियस फैब्रिकेशंस कैपेसिटी फॉर द रेलवे सेक्टर को लेकर के कामकाज है। तो रेलवे सेक्टर के लिए कुछ काम होगा, ऑर्डर मिलेगा तो शायद उनको लिए क्या होगा, बेनिफिट मिल सकता है। अलग अलग सेक्टर से कामकाज करते हैं। यहाँ पे मोबिलिटी डिवीजन को लेकर कहती है, और इसके अलावा अपने अलग अलग बिजनेस मॉडल को लेकर अपने सेगमेंट बाय डिटेल उन्होंने साझा किया। हमारे पास ये सब चीज़ें चलती और इसमें हमने कामकाज किया नजर आया है। कहते हैं जो इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक भी इन्होंने कामकाज किया। इनको क्या मिलती है इनके पास, यदि क्लाइंट लिस्ट की बात करूं तो कहते हैं कि हमारे पास के बिजनेस वर्टिकल पावर सेक्टर के अंदर जो है ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर का काम है, स्विच गियर्स एंड केपीडी का काम, जिसमें कि हमारे पास क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर रिलायंस एनर्जी से लेकर के एनटीपीसी और रेल जैसे कंपनी शामिल है। इसी तरफ से उन्होंने कहा कि हमारे पास सब सेगमेंट में रेलवेज, मोटर एंड ड्राइव एंड ऑटोमेशन ऑन द स्टम्पिंग का काम काज, जिसमें कि ओएनजीसी से लेकर के और आदित्य बिरला ग्रुप और इसके अलावा अंबुजा और सेल जैसे कंपनी भी शामिल है।
ये सब इन्होंने दर्ज करती नजर आती है, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के दर्ज करती है, उसको डिटेल में जाके समझा जा सकता है। लेकिन जब हम इनकी कुछ ईयर बेसिस ग्रोथ की तरफ चर्चा करें तो सामने दिखती है कि इनमें 10 सालों के रिटर्न में इनमें अच्छी खासी रिटर्न क्रिएट किया, लेकिन फिलहाल एक साल से इसमें एक लंबी गिरावट देखने को मिला। लेकिन इनकी फंडामेंटली कहती है जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी है, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी काफी बेटर रहा, जो कि स्टॉक प्राइस में से कोई बात नहीं है, जो कि स्टॉक प्राइस कई बार बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गोल्डन रूल कहता है जो अच्छी स्टॉक भी कई बार कुछ अच्छे पायदाने से गिर के एक नई एक्टिविटी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार होता है और बेटर अपॉर्चुनिटी की बात कहती है। क्या कहती है? अपॉर्चुनिटी की बात, और लास्ट यही है, अपॉर्चुनिटी की बात तो जरूर कहती है। लेकिन गोल्डन रूल हमेशा जानना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट में जिन लोगों ने लिया उनके लिए आज भी गले का फांस पड़ा हुआ है, क्योंकि आज या तो उनके पास नुकसान बुक हो रहा है या फिर वो नुकसान बुक करके निकल चुके और वो पछता रहे होंगे। इसीलिए जब मौका मिले ट्रेंडिंग बेस में, तो आपको यदि उस लेवल पे रिवर्सल नहीं देखने को मिला जो आपने एक्सपेक्टेशन किया, तो एसएल के साथ निकलना ही उचित होगा। और जब एक ट्रेंडिंग उस अकॉर्डिंग नहीं बनता है और मार्केट केवल अप डाउन के सिचुएशन में चलती है, तो प्रॉफिट को बुक करना मैंडेटरी बन जाती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।